हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में रुक करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वाराणसी में पीएम मोदी आज स्ववेद महामंदिर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री विहंगम योग के अनुयायियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले, देश में कुल संक्रमितों की संख्या 41 पहुंची। आज 13वें दिन भी स्थिर रहे तेल के दाम, आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे पेट्रोल डीजल। श्रीनगर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 12 घायल। बाइक से आए आतंकियों ने पुलिस बस पर 3 तरफ से अंधाधुंध की फायरिंग। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देश को दी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस मौके को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में वाराणसी की सांस्कृतिक गौरव का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि इस नगरी में अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़ा होता है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है और काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि आज का भारत सिर्फ अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। सिर्फ काशी में भव्य कॉरिडोर ही नहीं बना रहा, बल्कि गरीबों के पक्के मकान भी बना रहा है। पूरी भक्ति भाव से काम किया गया है। आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को ढूंढ रहा है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना काल में मुफ्त राशन का इंतजाम हुआ। तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं अब उद्घाटन पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के विकास जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर दावा ठोक दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दे में उलझा रही है। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रस्ताव भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था, शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार ही थी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के रामनगर इंटर कॉलेज के प्रांगण में अपना दल यस के विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया और वहीं पर अनुप्रिया पटेल को अपना दल के नेता मालती सिंह और राकेश सिंह ने तलवार, मुकुट, शाल, स्मृति चिन्ह, गधा देकर सम्मानित किया। विजय संकल्प जनसभा को सफल बनाने के लिए अपना दल की मालती सिंह और राकेश सिंह ने जनसभा में आए जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। विजय संकल्प जनसभा की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भारत ने मंच पर उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजादी की इस अमृत बेला में स्मरण करना चाहती हूं 1857 की क्रांति के महानायक, जिन्होंने इस आजमगढ़ की धरती पर जन्म लिया, जिनकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ियां जान रही हैं। क्रांतिकारी
राजा जयलाल जी का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 12 घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के कुछ घंटों बाद आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमोह रोड के पंथा चौक में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंडियन रिजर्व पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 25 पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस पर 2-3 आतंकियों ने 3 तरफ से हमला किया। हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इनमें से 2 शहीद हो गए। 12 खतरे से बाहर है। जैश-ए-मोहम्मद के ग्रुप कमिश्नर टाइगर्स ने हमले को अंजाम दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी वारदात पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने फौरन हमले की रिपोर्ट मांगी है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी हमले की निंदा की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो संगठन के काम से जनपद बहराइच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पहुंचकर सभी विधानसभा के दावेदारों की सूची तैयार की। साथ ही उन्होंने एकाएक सभी दावेदारों से बात कर मजबूत दावेदार तलाशने की कोशिश की। आपको बता दें कि बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देने का दावा करती है तो बहराइच में से 3 विधानसभा सीटें महिलाओं के हिस्से में आएगी। हालांकि उन्होंने समीक्षा कर शाम को वापस लौट गए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अभी 2022 नहीं आया है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की संगठन की प्रभारी बनी है, कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का दूसरा तराई क्षेत्र का दूसरा जत्था घर वापसी कर चुका है। इस दौरान किसान नेताओं ने तमाम उन किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की है। तीनों कृषि कानून की वापसी होने के बाद सभी किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवार से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की अब पहले की तरह ही आसानी होगी, क्योंकि आंदोलन के दौरान दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य तक जाना होता था। गाजीपुर बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि तराई क्षेत्र का जत्था रवाना हो गया है और वह हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस आंदोलन में थोड़ी सी भी उनकी मदद की है। धन्यवाद सभी किसान साथियों, मजदूर साथियों, आपका ये आंदोलन मुकम्मल मुकाम तक पहुंचा है। और आज यहाँ से जो तराई का जत्था है आज गाजीपुर बॉर्डर से अभी वापसी कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी यहाँ पर किंचित मात्र भी सहयोग किया उन सबका धन्यवाद। और आज पूरे उत्साह के साथ तराई के पूरे नौजवान, किसान, बुजुर्ग साथी आज पूरे जत्थे के साथ फतेह मार्च के रूप में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम यहाँ के लोकल के सभी संगठनों को, लोकल के लोगों को और शासन प्रशासन को, यहाँ के मीडिया बंधुओं को, सफाई कर्मचारियों को और जिसने भी यहाँ पर सहयोग किया लंगर में, उन सब का धन्यवाद। अयोध्या में यातायात महाअभियान के आखिरी हफ्ते में सपा नेता पंडित समरजीत ने रिकाबगंज चौराहे पर बिना हेलमेट लगाए चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों को समाजवादी हेलमेट निःशुल्क बांटा है। इस दौरान पंडित समरजीत ने कहा, सपा सरकार आएगी, हमारे जो गरीब भाई वाहन लेकर बाहर निकलते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए फ्री में हेलमेट देने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहें। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव अरुण यादव, शक्ति सिंह, सत्यम राय, कनीजिया फौजिया, फूलचंद विश्वकर्मा, रंजित राम, कौरी, विजय कुमार मौजूद रहे। अगर हमारी सपा सरकार बनती है तो हम वाहन चालकों को फ्री में हेलमेट देने का काम करेंगे और 2022 में हमारी यही जनता
सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसीलिए आज हमने समाजवादी हेलमेट बांटने का काम किया। यह कार्यक्रम हमारा अलग अलग चौराहों पर अनवरत चलता रहेगा। कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना सूतीगंज का दशकों पुराना तिलसिम टूट गया है। 181 दिन में कप्तान प्रभाकर चौधरी की कार्रवाई से चोरों की हालत खराब हो गई है। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कप्तान ने सूतीगंज में पुराने सामान बेचने वाली दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। खाकी के बड़े एक्शन के बाद वाहन चोरी में मेरठ और आसपास के जिलों में कमी जल्द देखने को मिलेगी। जानकारी में भी है कि सूतीगंज एक कुख्यात मार्केट है जहां पर वाहनों का अवैध कटान और इस प्रकार की कावेरी होती थी। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो इसको काट करके उसको बेचा जाता था। पुलिस ने इस पर काफ़ी हद तक जो है हम लोगों ने इस पर रोक लगाई है, इस पर लगाम कसी है, वैधानिक कार्रवाई चल रही है। विवेचना के दौरान जानकारी में आया है कि जिनको हम लोगों ने बंद करा दिया, जिनके इलीगल बिजनेसेस थे और वो चोरी करके गाड़ियाँ लाते थे, वो अपने सामान को, अपने पार्ट्स को दूसरी दुकानों के माध्यम से वो बेच रहे हैं और उसको एक कंड्यूट के रूप में, उसको एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल। यूपी के शहर अलीगढ़ के जट्टारी गांव करणपुर के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। आपको बता दें कि दबंगों के डर से अनुसूचित जाति के लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सभी अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि उन्हें जाट समाज के कुछ लोगों की वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस गांव के लोगों ने अपने मकानों पर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया है। लोगों का कहना है कि जाट समाज के कुछ लोग उन्हें गाली देते हैं और उनके साथ मारपीट कर उन्हें गांव को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को लेकर अनुसूचित गांव के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में रिटायर फौजी निजी हॉस्पिटल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दरअसल 10 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती मरीज नाले में पड़ी मिली थी, जिसके बाद रिटायर फौजियों ने इस मामले की तहरीर दी, लेकिन इसके बाद भी सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। रिटायर फौजियों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लेकिन आज फौजी सड़कों पर उतरे। इस दौरान वो एसपी सिटी से भी मिले, जिसके बाद एसपी सिटी ने जांच का भरोसा दिया। हरियाणा में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। सीएम की उपायुक्तों के साथ ये 15वीं बैठक थी। बैठक में मंत्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री कमलेश ढांडा, मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है। ये अच्छी बात है। किसानों के साथ मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है। जिन मृतकों के नाम हैं उनकी वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। मुकदमों को लेकर डीसी और एसपी रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद केसों को वापस लेने की जो कोर्ट में प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सिंह को जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को कोषाध्यक्ष चुना गया है। वहीं इनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिसके बाद इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। राजकमल, रमनदीप, निशांत यादव, कर्नल राजपाल सिंह, अहुलवालिया, विक्रम और बलबीर सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने के बाद लगभग किसान अपने अपने शहरों में पहुंच चुके हैं। आंदोलन की जीत का जश्न अब गांवों में पंचायतें मना रही हैं। वहीं शंभू टोल से लेकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभालने वाले किसानों का अलग अलग गांव में भव्य स्वागत हो रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को अंबाला शहर के गांव जलबेड़ा सहित कोला गांव में स्वागत समारोह हुआ। ढोल पर भंगड़ा डालते हुए किसान नेताओं पर फूल बरसाए गए। इसके साथ ही उन्हें तरह तरह के पकवान भी खिलाए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और वीर जवानों की शहादत पर युवा सैनिक सभा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, टोहाना में 12 दिसंबर को युवा सैनिक सभा के बैनर तले हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जवानों और सीडीएस बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मानव सेवा ब्लड बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर अग्रवाल सभा के प्रधान रमेश गोयल और सैनिक सभा के प्रधान मनोहर भारती ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा सैनिक सभा के अध्यक्ष कुलदीप सैनी ने की। क्षति हुई है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो एक होनहार
व्यक्ति थे जो देश का नेतृत्व कर रहे थे, हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति का इस देश में बहुत योगदान था और आगे भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, लेकिन इस दुर्घटना में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। उसकी क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी याद में आज श्रद्धांजलि सभा टोहाना में आयोजित की गई है, मानव सेवा संगम में है। तो यहाँ युवा सैनिक समाज की हमारी टीम है, कुलदीप जी व पूरी टीम ने थैलेसीमिक बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है। 4 दिन पहले ये हादसा हुआ था और हादसा भी बड़ा दर्दनाक हादसा, जिसमें हमारे 14 जवान, 14 टॉप के जनरल कर्नल टाइप के जवान, और जिसमें हमारे CDS रावत जी, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी मौत के उसमें चली गई। और उसके उपलक्ष्य में आज युवा सैनिक समाज की तरफ से और मानव सेवा संगम की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ऐसा मानना है कि इसके प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए जिले में ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रोजाना 1500 से ज़्यादा सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि अब तक कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। अस्पतालों की OPD में जो बीमार लोग आ रहे हैं और उनमें कोरोना जैसे मामूली लक्षण भी नजर आते हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। खासकर दिल्ली और गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब छुट्टी वाले दिन वैक्सीनेशन पर महाअभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी है। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे ये सोचना छोड़ दें कि ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तमाम वयस्क बूस्टर डोज ले और एहतियात रखें। हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में मंत्री मूलचंद शर्मा CDM बिपिन रावत को श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन वो बिपिन रावत का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। मूलचंद शर्मा बिपिन रावत को कभी रावत बोलते हैं तो कभी बिपिन यादव बोल देते हैं। हालांकि साथ में खड़े एक शख्स ने मंत्री मूलचंद शर्मा को 2 बार करेक्ट भी किया, जिसके बाद उन्होंने CDS जनरल बिपिन रावत का सही नाम लेकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा हरियाणा की बल्लभगढ़ सीट से BJP विधायक और राज्य सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा देश अपने जिस वीर योद्धा को खो चुका है, वीर योद्धा का ना तो मूलचंद को नाम मालूम था और ना ही बिपिन रावत की रैंक का पता था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के ओपनर और उप कप्तान रोहित शर्मा हाथ में लगी चोट की वजह से सीरीज के तीनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर गुजरात के बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। BCCI ने बताया कि रोहित को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगी थी। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई है। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को ये खिताब मिला है। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, चक दे फट्टे इंडिया, चक दे फट्टे। 1994 में सुष्मिता सेन के बाद साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तब से भारत इस खिताब का इंतजार कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इसमें हनराज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस प्राणवे नाडिया और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालेता मसवान रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रोठेला को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जज करने का मौका मिला था। वे भारत की तरफ से ज्यूरी टीम का हिस्सा थी। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।
हर पल आपके साथ।